तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोनो इलेक्ट्रॉनिक एंड पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में कि व्हाट आर द मोनो इलेक्ट्रॉनिक एंड पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इन स्पीसीज के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है और ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चाहे छोटे से छोटा 12th लेवल का एग्जाम हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो या किसी पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम हो, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको 5 मिनट में समझेंगे फटाफट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर एटॉमिक स्पीसीज के बारे में। एटॉमिक स्पीसीज, तो इन एटॉमिक स्पीसीज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी जिसको हम बोलेंगे मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और सेकंड कैटेगरी इसकी होगी पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होंगी जिन स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक होगा, मतलब उन स्पीसीज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। और पॉली इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है ऐसी स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम से कम 2 होंगे और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन सी होती है मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? तो ये फिर से 2 टाइप की होती हैं, और वो पहला टाइप है हाइड्रोजन। सबसे फेमस, हर कोई जानता है, 9th क्लास का बच्चा भी जानता है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। और दूसरा हाइड्रोजन तो नहीं, लेकिन उनको हम बोलेंगे क्या, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। मतलब हाइड्रोजन नहीं है लेकिन हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज है। क्लियर है? तो हाइड्रोजन आप जानते हो इसका सिंबल क्या होता है, H, और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। वहीं पर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज से मतलब है जो हाइड्रोजन नहीं है लेकिन हाइड्रोजन के जैसी हैं। किस बात में हाइड्रोजन जैसी हैं? तो हाइड्रोजन जैसी हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मामले में। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करता हूं हीलियम की, तो एक बात बताइए, हीलियम जो है उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो क्या हीलियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या? यस। अब आप बताइए हीलियम प्लस जो स्पीसीज है, क्या इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ, इसलिए इनको हम बोल देंगे मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या ये स्पीसीज हाइड्रोजन है? नहीं है, इसलिए इसको मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। इसके और क्या क्या एग्जांपल है? तो चलिए बात करते हैं लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। हमें इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए उसमें? सिर्फ एक ही चाहिए। तो कितने बार निकालने पड़ेंगे, बोलो? 2 निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर आ जाएगा लिथियम 2+। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। बोरोन बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। लेकिन मुझे कितने चाहिए? सिर्फ एक चाहिए। तो बाहर कितने निकाल देंगे? यहाँ से 4। तो ये जो स्पीसीज है, जैसे कि हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2+ हो गया, बोरोन 4+ हो गया, ये सारी की सारी वो स्पीसीज हैं जिनमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करेंगे कि पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन कौन सी है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो सारी स्पीसीज हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से ज्यादा है। जैसे बात किसकी करें? हाइड्रोजन की। अब आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो आप, हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है। उसके पास तो एक ही है, वो तो एक ही लेके पैदा हुआ था। लेकिन अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दें तो क्या इसके पास 2 नहीं हो जाएंगे क्या? तो अब मैं अगर बात करता हूँ H- की, किसकी बात करूं मैं? H-। तो आप ही बताइए, H के पास एक इलेक्ट्रॉन था, आपने उसको एक और दे दिया तो कितने हो गए? 2। और ये जो H- है इसको बोलेंगे हम पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बात कर लेते हैं हीलियम की, बात कर लेते हैं। हीलियम में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये भी क्या बन जाएगा? पॉली इलेक्ट्रॉनिक। लिथियम में खुद में कितने हैं? 3। तो क्या बन जाएगा? पॉली इलेक्ट्रॉनिक। मैं अगर यहाँ पर बात करूं लिथियम प्लस की, तो लिथियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? लिथियम के पास कितने थे? 3। बाहर कितना निकाला आपने? 1। कितने बच गए? 2। तो ये भी क्या है, बोलो? पॉली इलेक्ट्रॉनिक है। कहने का मतलब है जिसमें भी 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो सारी स्पीसीज कौन सी होंगी? पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें आपको ध्यान किसका रखना है, सबसे ज्यादा ध्यान आपको किसका रखना है वो समझिए। हाइड्रोजन से सवाल तो बोर मॉडल में आपसे खूब पूछेगा। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल पढ़ते हैं ना, तो लगभग 90% सवालों में वो हाइड्रोजन से रिलेटेड बातें ही करता है। ठीक है, कभी कभार वो कुछ सवालों में हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बातें कर लेता है, लेकिन जिसका हम ध्यान नहीं रखते हैं वो सबसे खतरनाक प्राणी यहाँ पर होता है H-। क्या होता है? H-।
क्यों होता है भैया ये खतरनाक प्राणी? ये इसलिए होता है क्योंकि दिखने में तो आपको ऐसा लगता है और आप इसको हाइड्रोजन समझ के ना जाने क्या क्या आंसर निकाल के आ जाते हो, लेकिन एक्चुअल में हाइड्रोजन नहीं है। ये हाइड्रोजन नहीं होकर ये H माइनस बन चुका है, और H माइनस बनते ही इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की चेंज होती हैं, आइए जरा समझते हैं। तो अब हम बात करेंगे पहले एनर्जी लेवल्स। मैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूं यहां पर। एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे किसमें? मोनो इलेक्ट्रॉनिक और पॉली इलेक्ट्रॉनिक में। तो पहले हम बात करेंगे मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के एनर्जी लेवल के बारे में, और ये बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और वो ये कहता है कि इनके लिए जो एनर्जी होती है वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन के। और यहाँ पर एन क्या है? तो एन आप सब जानते हैं, एन होता है यहाँ पर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ऐसा बोला जाता है कि जब तक n की वैल्यू सेम है, जब तक ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है इसकी वैल्यू सेम है, तब तक एनर्जी भी सेम है। और अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। En का मतलब है एनर्जी ऑफ nth लेवल। ठीक है, यहाँ पर बहुत सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कोई बकवास इसमें नहीं करनी होती आपको कि अगर n बढ़ रहा है तो एनर्जी भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही आप आते हैं पॉली इलेक्ट्रॉनिक पर, आपने खूब रट्टा मारा होगा अपने 11th क्लास में या फिर छोटी क्लास में, आपने खूब सुना होगा कि जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी, वो हम देखते हैं n+l रूल से। किससे देखते हैं? n+l रूल। तो पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जनरली n+l रूल फॉलो होता है किसके लिए? एनर्जी चेक करने के लिए। और वो ये कहता है कि n+l की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसके करस्पॉन्डिंग लेवल की एनर्जी भी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये फर्क है दोनों में, और आपको यही जानना था। आप क्या जानते हो? आप सिर्फ इतना जानते हो कि कोई भी एटम है, यही पढ़ते हो आज तक, कोई भी एटम है, अगर उस एटम के एनर्जी लेवल देखने हैं कि कम किसकी एनर्जी है ज्यादा किसकी है, तो सीधा n+l देख लो। हर जगह ऐसा नहीं होता है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक में n+l नहीं देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या देखते हैं? हम n देखते हैं। अब सवाल उठता है कि सर इससे फर्क क्या पड़ता है कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक में आप n देख रहे हो, पॉली इलेक्ट्रॉनिक में आप n+l देख रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है भाई साहब कि जब आप n बराबर 1 की एनर्जी चेक करेंगे तो n बराबर 1 में सबसे पहले कौन आता है? 1s। जब आप n बराबर 2 की एनर्जी देखेंगे तो n बराबर 2 के लिए कौन आता है? 2s आता है। और साथ में कौन आता है? 2p आता है। n बराबर 3 की अगर मैं बात करूं तो n = 3 के लिए कौन आता है आपके पास? 3s, 3p और 3d। तो फर्क ये पड़ता है कि अगर मैं इसकी बात करूं एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर की, तो मैंने साइड में लिख लिया कि नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो फर्क ये पड़ता है कि अगर ये स्पीसीज आपकी मोनो इलेक्ट्रॉनिक है तो यहाँ पर एनर्जी केवल किस पर डिपेंड करेगी? n पर। तो जितने भी ऑर्बिटल्स जिनके लिए n बराबर 1 है उनकी एनर्जी सेम होगी, जिनके लिए n बराबर 2 है उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। जिनके लिए n बराबर 3 है उन सब के लिए एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी। तो बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर चाहे 3s हो, चाहे 3p हो, चाहे 3d हो, उन सब की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। 2s 2p की क्या होगी? सेम होगी। और 1s की क्या होगी? 1s तो होता ही अकेला है, तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो यहाँ पर सारा खेल किसका है? यहाँ सारा खेल n का है। क्या यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर l को कोई पूछ रहा है क्या? यहाँ पर उसको कोई नहीं पूछ रहा। अरे आप देख रहे हैं यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए कितनी होती है? 2 होती है, लेकिन एनर्जी फिर भी सबकी क्या है? यहाँ पर सेम है। ठीक है, वहीं पर मैं अगर बात करता हूं इसी कॉन्सेप्ट की पॉली इलेक्ट्रॉनिक में, तो यहाँ कुछ अलग होता है। जरा समझते हैं कैसे। और पॉली इलेक्ट्रॉनिक में कहते हैं कि n+l अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं कंपेयर करूं ns, np, nd और nf की एनर्जी, तो आप जानते हैं कि चारों में n तो सेम है, लेकिन L s ऑर्बिटल के लिए कितना होता है? 0, p के लिए कितना होता है? 1, d के लिए 2, f के लिए कितना होता है? 3 होता है। तो जब s से p, p से d और d से f जाने में जब L बढ़ रहा है, n सेम है, तो आपको पता है कि एनर्जी सबसे कम किसकी होगी? ns की, फिर किसकी होगी? np की, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? यहाँ पर nd की होती है। आपको मैं बताऊं, बस यही डिफरेंस होता है मोनो इलेक्ट्रॉनिक और पॉली इलेक्ट्रॉनिक में। क्या? पॉली इलेक्ट्रॉनिक में ns की एनर्जी सबसे कम, np की एनर्जी और ज्यादा, nd की और ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसकी होती है? nf की होती है। ध्यान रहे यहाँ पर मैं nth सेल की बात कर रहा हूँ केवल और केवल,
यहाँ पर मैं इन सब के लिए n क्या रख रहा हूँ, कांस्टेंट रख रहा हूँ, इसीलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि L बढ़ने पर यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन इसमें देखते हैं, मोनो इलेक्ट्रॉनिक में देखते हैं। मोनो इलेक्ट्रॉनिक में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि NS की एनर्जी NP के इक्वल है, ND के इक्वल है और NF के इक्वल है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि L की वैल्यू कितनी है। तो बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि अगर मोनो इलेक्ट्रॉनिक है तो एनर्जी केवल L पे डिपेंड करेगी, और अगर पॉली इलेक्ट्रॉनिक है तो पॉली इलेक्ट्रॉनिक में वो N+L दोनों पर डिपेंड करती है। अगर N की वैल्यू कांस्टेंट ले लेंगे तो L जितना ज्यादा होगा एनर्जी भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस पूरी कहानी का जो कंक्लूजन है वो सिर्फ ये है कि अगर आपके पास में कोई स्पीसीज है मोनो इलेक्ट्रॉनिक, चाहे वो हाइड्रोजन हो या वो हाइड्रोजन जैसी हो, और अगर आपके पास कोई स्पीसीज है पॉली इलेक्ट्रॉनिक, तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक में NS, NP, ND और NF सबकी एनर्जी सेम होती है, और पॉली इलेक्ट्रॉनिक में NS की सबसे कम, फिर NP, फिर ND, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, NF की। क्लियर है? तो ये था अपना छोटा सा कॉन्सेप्ट मोनो इलेक्ट्रॉनिक एंड पॉली इलेक्ट्रॉनिक का। अब आप इसमें ये देखिए कि इससे सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। 2005 में एक एग्जाम होता था AIEEE, जिसको आजकल तुम JEE मेन कहते हो। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट एग्जाम होता था। उस एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन एटम के लिए 3s, 3p और 3d की जो एनर्जीज हैं उनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है। तो आंसर है तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया वो H एटम है, और H एटम कैसी स्पीसीज होती है बताओ, मोनो इलेक्ट्रॉनिक। और मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए NS, NP, ND सबकी एनर्जी क्या होती है। चलिए अब हम बात करते हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो आया हुआ TIFR एग्जाम में। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने या बहुत से बच्चों ने 11th-12th में इसका नाम नहीं सुना होगा अभी तक। TIFR एक्चुअल में एक PhD के लिए एंट्रेंस कंडक्ट करवाता है। TIFR एक इंस्टीट्यूट का नाम है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। PhD के लिए एंट्रेंस कंडक्ट करवाता है हर साल। तो 2017 में सवाल आया हुआ था, और वो सवाल था कि हाइड्रोजन एटम के लिए कुछ आपको ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं, तो उन ऑर्बिटल्स में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी। और वहां पर 4 ऑप्शन थे, 4s, 4p, 4d और लास्ट ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव हैव सेम एनर्जी। तो इसने क्या बोला, हाइड्रोजन एटम, H एटम नाम सुनते दिमाग में क्या आया, मोनो इलेक्ट्रॉनिक, और मोनो इलेक्ट्रॉनिक है इसका मतलब NS, NP, ND सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो आंसर क्या आएगा, D आएगा यहाँ पर। क्लियर है? और तीसरा सवाल प्रीवियस ईयर से, और वो जो सवाल है वो पूछा गया है JEE एडवांस्ड 2015 में। देखिए उसने आसान से सवाल को कितने अलग तरीके से पूछा है, समझिए। सवाल उसने पूछा था कि एक तो अपने पास हाइड्रोजन है और दूसरी स्पीसीज है अपने पास H-। जिन लोगों को H और H- में फर्क नहीं पता, उन दोनों के लिए H और H सेम ही होते हैं, तो उनका सवाल तो यहीं पर गलत हो गया था। उनको तो आगे सवाल पढ़ना ही नहीं चाहिए था, उनका तो पढ़ना ही बेकार था। उन्होंने फालतू में 5 मिनट खराब करे, जो H और H- को एक ही समझते हैं। तो भाई साहब ने सवाल पूछा था कि जो हाइड्रोजन है उसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी 9 है साहब। तो बताइए H- की सेकंड एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी क्या होगी, ये उसका सवाल था। तो देखिए जो लोग H और H- को एक ही समझते थे, ये इंटीजर में सवाल आया था, मतलब जो H और H- को एक जैसा समझते थे, दोनों में कोई फर्क नहीं समझते थे, वो तुरंत इसका आंसर क्या लगा के आगे, नो लगा के आ गए, और वहीं पर वो गलत हो गया। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखाता हूं कि डीजेनरेसी का मतलब क्या है। यहाँ पर जिनको नहीं पता वो समझ लो कि डीजेनरेसी क्या होती है। तो डीजेनरेसी यहाँ पर मतलब होता है कि जो सेम एनर्जी लेवल्स हैं, पहली बात तो इसका मतलब है सेम एनर्जी से होता है। एक वर्ड है जो किसको बता रहा है, जिनकी सेम एनर्जी होती है उनको बताता है। तो डीजेनरेसी से मतलब है कि किसी दिए गए एनर्जी लेवल में, कोई मान लिया आपको एनर्जी लेवल दे रखा है, उस एनर्जी लेवल में ऐसे कितने ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है, वो क्या होती है यहाँ पर, डीजेनरेसी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के लिए आप जानते हैं कि 1s की एनर्जी सबसे कम,
फिर 2s की ज्यादा होगी, यहाँ पर 2s की ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि n की वैल्यू 2 है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ 2s और 2p में, तो दोनों की क्या होगी, सेम, क्योंकि जब तक n सेम रहेगा तब तक एनर्जी क्या रहेगी, सेम। और अगर मैं बात करता हूँ 3s, तो 3p 3d इन तीनों की एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि सर ये ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये क्या होते हैं। तो देखिए किसी भी स्पीसीज में जो सबसे नीचे वाला एनर्जी लेवल होता है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, उसको तो हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और जो उससे अगला एनर्जी लेवल है, जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और जो उससे अगला ज्यादा एनर्जी का लेवल है, उसको हम बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये कुछ ऐसे, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको छत पे जाना है और ये कुछ स्टेयर्स आपकी, जो सबसे पहले वाली सीढ़ी है उसको तो हम बोल देंगे ग्राउंड स्टेट, जो अगली आपकी सीढ़ी है उसको हम बोल देंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और जो अगली सीढ़ी है उसको हम क्या बोल देंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। तो होता क्या है कि आपने अभी भी देखा कि हाइड्रोजन के केस में जो ग्राउंड स्टेट है उसके अंदर केवल 1s है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, 2s और 2p हैं। और थर्ड वाले में, सेकंड में कौन कौन से, यहाँ पर 3s हैं, 3p हैं और 3d हैं। तो सवाल में बोला था कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की डिजेनरेसी कितनी है, 9। तो समझते हैं कि कैसे इसकी डिजेनरेसी 9। समझिए जरा, आपको पता है कि 3s में एक s ऑर्बिटल होता है, 3p में कितने होते हैं, 3 होते हैं, और 3d में कितने होते हैं, यहाँ पर 5 होते हैं। तो आप ही बता दो यहाँ पर ऐसे कितने ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है। तो आंसर है कि सर 5 तो डी के हैं, 5 तो किसके हैं, डी के, 3 किसके हैं, पी के, और एक किसका है, एस का। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हुए यहाँ पर, 9। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 9 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की डिजेनरेसी यहाँ पर कितनी होगी, 9 होगी। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर H माइनस की बात करता हूँ कि H माइनस में क्या डिफरेंस है। तो आप जानते हैं कि H माइनस कैसी स्पीसीज होती है, ये होती है पॉली इलेक्ट्रॉनिक। अरे H माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कैसी होती है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक। और बताइए इसके लिए एनर्जी लेवल क्या क्या होंगे, इसके लिए 1s, फिर कौन आएगा 2s, फिर कौन आएगा बताओ 2p, फिर कौन आएगा 3s। तो अब अगर मैं इसके लिए सीढ़ियां बनाऊं, सीढ़ियां बनाने का मतलब है अगर मैं इसके लिए एनर्जी लेवल बनाऊं, तो सुनिए कैसे बनेंगे। सबसे कम एनर्जी का 1s, बताइए उससे ज्यादा का कौन आएगा 2s, उससे ज्यादा का कौन आएगा बताइए 2p। आप ही बता दो, क्या इसको मैं इसकी ग्राउंड स्टेट बोलूंगा क्या, अरे सबसे नीचे वाला कौन सी होती है, ग्राउंड स्टेट, क्या इसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे क्या, और ये बन जाएगी इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और आप बता दीजिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कौन से ऑर्बिटल हैं, सिर्फ 2p, और 2p में कितने यहाँ पर p होंगे, 3p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बताइए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ऐसे कितने ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी क्या है, सेम। तो आपका उत्तर होगा सर केवल 3 ऐसे ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी क्या है, सेम। तो आंसर था उस सवाल का कि H माइनस की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की डिजेनरेसी कितनी होगी, यहाँ पर 3 होगी। तो आपने क्या सीखा कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक और पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना सा है कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक में एनर्जी लेवल्स अगर n सेम है तो सबकी एनर्जी सेम होगी, और पॉली इलेक्ट्रॉनिक में अगर n सेम है और अगर L बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी। इसी सवाल को 3 अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। क्लियर है यहाँ तक। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।